पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हेडिंग डाल दी। फर्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, फर्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में वो वाला केस था ना जिसमें वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बनती थी, जब हम एफ और ओ के बीच में रखते थे ऑब्जेक्ट को तो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनती थी ना, तो वो वाले केस से फंक्शन करते हैं दोनों सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस में। अब देखो ये मैंने बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, डायग्राम तरीके से बनाऊं अलग अलग पेन यूज करके। ये मैंने बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर एक फोकस, यहाँ पर एक फोकस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा मैंने ए बी लेंथ का, ठीक है। इससे पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आएगी, कहाँ से जाएगी? फोकस से। थोड़ा मैं इक्वल बना लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक था तो यहाँ पे है, थोड़ा इक्वल बना लेते हैं। तो यहाँ से फोकस से जाएगी लाइट, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, इधर ही आती हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेके अनडिफ्लेक्टेड। अब ये है डाइवर्जिंग रेस, तो मिलेगी नहीं, डाइवर्जिंग है, पैरेलल लग रही होगी पर डाइवर्जिंग है, ऐसे जा रही है, तो पीछे जाके मीट करवाना है हमको, तो इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पीछे इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये बनी है मेरी इमेज, मैग्नीफाइड बनी है। सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या होना चाहिए कि इमेज मैग्नीफाइड बननी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है, इसको मैं ए डैश बी डैश नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब है ना एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि हम आँख कहाँ रखेंगे। ये लेंस है अगर माइक्रोस्कोप का, तो आँख तो हम यहीं रखते हैं, कभी माइक्रोस्कोप में देखा होगा तो हम जस्ट लेंस के ऊपर ही आँख रखते हैं, तो लेंस और आँख के बीच का डिस्टेंस तो मिनिमम होगा। इमेज कहाँ बननी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, क्योंकि हमारे आँख की ना इफिशियंसी 25 सेंटीमीटर पे बेस्ट होती है। इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अभी सब लिखवा दूंगी मैं, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर में हमारी आँख की इफिशियंसी सबसे बेस्ट होती है। तो ये जो इमेज है ना, हम इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं कि इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाए? D बन जाए। इसको अभी हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं दूसरी चीज़ें डिफाइन करूँ, ये क्या हो गया? U हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक V हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब ये क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन, M। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। बीटा अपॉन, चलो लिखती हूँ मैं, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इमेज का एंगल सबटेंडेड देखूं ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला आ रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का भी यही आ रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल सेम आ रहा है तो ये दोनों तो कट के 1 हो जाने चाहिए। और अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तो हमें पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के इक्वल होती है, पर हमें तो ये चीज़ यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है। मतलब हमें कुछ तो करेक्शन करना पड़ेगा इस डायग्राम में। क्या करेक्शन करेंगे? अब 3 जितने भी डेरिवेशन हम करेंगे ना, उसमें हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ना हम उसी लाइन पे मान लेंगे जहाँ पर इमेज है। ऑब्जेक्ट इतना है तो इसको मैं आगे इसी लाइन पे मान लूँगी जहाँ पर इमेज है, ठीक है। इसको मैंने कुछ नाम दे दिया CB, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को उसी लाइन पे मान लिया जहां पर इमेज है, तो इससे क्या होगा? बेटर होगी हमारी कैलकुलेशन में, करेक्शन आएगा। यहां से मैं एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट देख सकती हूँ। इमेज ने कौन सा एंगल सबटेंड किया? ये पूरा, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इसको तो हम बीटा बोल देंगे। और ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया है? छोटा वाला, इसको हम अल्फा बोल देंगे। ये बात समझ में आ गई? अब क्योंकि ये एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हमने पढ़ा था फॉर स्मॉल एंगल्स, for small angles theta is almost equals to sin theta is almost equals to tan theta। यहाँ पर हम sin theta नहीं लेंगे, यहाँ हम tan theta लेंगे। theta is almost equals to
टेन थीटा, तो मैं इस बीटा को टैन बीटा लिख सकती हूँ, अपॉन इस अल्फा को भी टैन अल्फा लिख सकती हूँ। अब इस बीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये पूरा एंगल है, तो इसको मैं ए बी अपॉन बी ओ लिख सकती हूँ। तो इसको मैंने लिख दिया ए बी अपॉन बी ओ डिवाइडेड बाय टैन अल्फा को मैं सी बी अपॉन बी डैश ओ लिख सकती हूँ, सी बी अपॉन क्या सी बी डैश अपॉन बी डैश ओ लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये जो बी डैश सी है ये ए बी ही तो है, इसी को तो हमने इधर शिफ्ट किया है, तो सी बी डैश की जगह मैं ए बी लिख सकती हूँ। इसको मैं लिख रही हूँ ए बी अपॉन बी ओ, डिवाइड को हटा के मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ, बी डैश ओ अपॉन सी बी डैश की जगह मैं ए बी लिख रही हूँ, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बी डैश ओ अपॉन बी ओ हो गया, ठीक है। अब बी डैश ओ कौन सी लेंथ है, क्या ये इमेज डिस्टेंस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो माइनस भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख रही हूँ एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन बी ओ कौन सी लेंथ है, बी ओ कौन सी लेंथ है, यू है, और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो माइनस यू लिख देते हैं इसको। इसको हमने लिख दिया माइनस यू, माइनस से माइनस कट गया, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, v अपॉन यू आ गया। इसको कभी कभी अपन कैसे लिखते हैं क्वेश्चन में, v। अभी मैंने बताया कि हमारी आंख का सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा होता है देखने के लिए, 25 सेंटीमीटर, मतलब d, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ हम v की जगह क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। तो m इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख रही हूँ m इज इक्वल्स टू d अपॉन यू भी लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। मेन फॉर्मूला तो यही है, ये भी लिख देंगे। इसको थोड़ा आगे कर दूँ, किसको, फर्स्ट केस, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ना कि इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसी को कभी कभी लिख देते हैं स्ट्रेन्ड आई कंडीशन, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसमें हम यूज करें लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब देखो इमेज डी पे बन रही है, यानी कि वी क्या होगा, डी होगा, और सारे डिस्टेंसेस इस तरफ थे। देख लो एक बार, ये केसेस भी समझ लो, लिखने पड़ते हैं एग्जाम में। तो माइनस डी हो गया, और u देखो u तो इस तरफ था, है ना, u कितना लिया था, हाँ माइनस u लिया था अपन ने, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी की जगह हम d लेंगे क्योंकि d पे हाँ माइनस टी, माइनस 1 अपॉन माइनस यू, तो ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस टी प्लस 1 अपॉन यू। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय डी। तो ये ऊपर हो जाएगा d बाय एफ इज इक्वल्स टू, ऊपर डी कट के -1 हो जाएगा, प्लस d बाय यू बन जाएगा। इस माइनस को मैं उधर भेज दूंगी, तो d बाय एफ प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी बनेगा। क्या इस डी को मैं m लिख सकती हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन, तो मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाय एफ बन गया। इसको तुम m को इस तरफ लिख देना, इस फॉर्मूला को इस तरफ लिख देना, अभी जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। सेकेंड केस भी समझ लो, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अरे पहले समझ लो बातें बाद में, v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो u तो माइनस यू ही रहेगा, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यही था। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस, हाँ लो प्लस लिख दिया बस, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 बन जाएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। फिर से मैं d से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाइंग बाय d, हाँ तो d अपॉन f इज इक्वल्स टू d अपॉन यू, और d अपॉन यू को m लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा है इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसी को ही कभी कभी लिख देते हैं रिलैक्स्ड आई कंडीशन, रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स होती है